अस्सलाम वालेकुम। हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 7 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जो कि एक चैप्टर है स्टोरी ऑफ कीश। इसका नाम है दी स्टोरी ऑफ कीश। और जिन्होंने लिखा है उन्होंने ही एक बहुत मशहूर नावल लिखा था वाइट फैंग के नाम से। तो वो आप लोग जो हैं वो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ज़्यादातर जो इन्होंने आपके पास चैप्टर्स दिए हैं वो पुराने ऑथर्स के दिए हैं जिनके कुछ ना कुछ मशहूर काम मौजूद हैं। ये भी 1916 में इंतकाल कर गए थे, तो अमेरिकन ऑथर थे। जैक लंदन के नाम से मशहूर थे। एक्चुअल नाम इनका कुछ और था लेकिन जैक लंदन के नाम से मशहूर थे। तो बहरहाल इनकी एक पैसेज लिया गया है, शुरू करते हैं। Kish, who lived long ago on the rim of the polar sea, was headman of his village through many and prosperous years, and died full of honors with his name on the lips of men. कीश जो बहुत ज़माने पहले रहता था, रिम कहते हैं किनारे को, किसी चीज़ का किनारा। तो पोलर सी, अब पोलर सी का मतलब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो इट्स अबाउट नॉर्थ पोल। हाउ डू वी नो, ये आप बताइएगा कि हमें कैसे पता चला कि नॉर्थ पोल की बात हो रही है, साउथ पोल की बात नहीं हो रही। पोलर सी तो यहाँ भी हो सकता है, पोलर सी तो यहाँ भी हो सकता है। तो ये आप बताइएगा सोच के कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि नॉर्थ पोल की बात हो रही है। तो पोलर सी के एज पे, तो यूँ कह लीजिए कि ये समंदर होगा और यहाँ पे बर्फ़ जमी होगी। तो यहाँ किनारे पे, इस किनारे पे जो है वो की कहानी है ये। Who lived long ago on the rim of the polar sea, पोलर सी के किनारे पे रहते थे। Was headman of his village, अपने गांव का सरदार था। Through many and prosperous years, बहुत साल और वो बड़े खुशहाली के साल थे। Died full of honors with his name on the lips of men, बड़े इज़्ज़त और इकराम के साथ उसकी मौत हुई, जबकि उसका नाम लोगों की ज़बानों पे आम था। लोग उसको मशहूर, मतलब लोगों में मशहूर था। So long ago did he live that only the old men remembered his name. इतना अरसे पहले वो था दुनिया में ज़िंदा कि सिर्फ बूढ़े लोगों को ही उसका नाम याद था। His name and the tale which they got from the old men before them. उसका नाम और उसकी कहानी जो कि उससे पहले के जो बूढ़े लोग थे, उनसे पहले के बूढ़े लोग जो थे, उनसे सुनी थी इन्होंने ना उनकी कहानी और इनका नाम। And which the old men to come will tell their children and their children's children down to the end of time. और जो कि बूढ़े लोग सुनाते रहेंगे ये कहानी अपने बच्चों को, अपने बच्चों के बच्चों को, यहाँ तक कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी। एंड ऑफ टाइम, दुनिया का अख्ताम हो जाएगा, क़यामत आ जाएगी, क़यामत तक इनकी कहानी चलाते रहेंगे। And the winter darkness, when the north gales make their long sweep across the ice pack, and the air is filled with flying white, and no man may venture forth, is the chosen time for the telling of how Kish, from the poorest igloo in the village, rose to power and place over them all. And the winter darkness when the north gales make their long sweep across the ice pack. ये सुनाई जाती है कहानी कब, जब सर्दियों में अंधेरा होता है, अंधेरी सर्दियाँ आती हैं, जबकि नॉर्थ की हवाएं जो हैं वो बड़ी तेज़ रफ्तारी से चल रही होती हैं इस ठंडी जमी हुई आबादी के ऊपर से। एंड द एयर इज़ फिल्ड विद फ्लाइंग वाइट, और उड़ते हुए सफ़ेदा जो कि बर्फ़ है एक्चुअली, उससे भरी होती है। और जब इतनी ठंड जिन इलाकों में होती है वहाँ पे तो हवा के साथ जैसे डस्ट स्टॉर्म होती है तो डस्ट की तरह से भी हवा में बर्फ़ उड़ती है। और ये ऐसा वक्त होता है जब बर्फ़ के झक्कड़ चल रहे होते हैं, तूफ़ान सा आया हुआ होता है। नो मैन में वेंचर फोर्थ, वेंचर फोर्थ का मतलब आगे बढ़ पाना, कहीं किसी काम से निकल पाना, कहीं जा पाना। तो कोई आदमी कहीं जा नहीं सकता। तो इट इज़ द चोजन टाइम फॉर टेलिंग ऑफ हाउ कीश। तो ये वक्त होता है जबकि कीश के बारे में सुनाते हैं कि फ्रॉम द पूरेस्ट इग्लू इन द विलेज, विलेज के पूरेस्ट इग्लू से, इग्लू क्या होता है जिसमें कि ये नॉर्थ में लोग रहते हैं तो बर्फ़ का एक घर बना के रहते हैं ना, वो इग्लू आइसक्रीम का नाम भी था ना ऐसे।
घर बना के रहते हैं बर्फ़ का। तो इस घर के अंदर क्या ख़ास बात होती है कि अगर बाहर का टेम्परेचर जो है वो -20, -50, -40 भी है, तो बर्फ़ चूँकि अपने अंदर टेम्परेचर 0 होल्ड करती है, बर्फ़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम जाती है। तो अगर इसके अंदर चले जाएँ तो अंदर 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपको मिल जाता है या इससे भी कुछ बेहतर। तो आप सख्त सर्दी से बच जाते हैं। हालाँकि अगर हम बर्फ़ को छुएँ नॉर्मल जगहों के रहने वाले, तो हमें तो बहुत सर्दी लगे, लेकिन बाहर के मुकाबले में काफ़ी बेहतर टेम्परेचर होता है। तो एक गरीब आदमी का छोटा सा इग्लू होगा, फ्रॉम द पूरेस्ट इग्लू इन द विलेज, उस अपने गाँव के एक सबसे गुर्बत वाले इग्लू से रोज टू पावर, वो बहुत ताकतवर हुआ, एंड प्लेस ओवर देम, पावर एंड प्लेस ओवर देम ऑल। बाकी उन सब के मुकाबले में वो ताकत में और मकाम में दूसरों से ऊंचा हो गया, यानी सरदारी मिल गई उसको। ही वॉज अ ब्राइट बॉय, सो द टेल रन्स। वो एक बड़ा समझदार सा लड़का था, ऐसे ही कहानी शुरू होती है। सो द टेल रन्स, कहानी इसी तरह चलती है। हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग, एंड ही हैड सीन 13 सन्स। तेरा सन देखने का मतलब, तेरा सूरज देखने का मतलब, 13 दफ़ा सूरज गुरूब होकर वापस निकला। पोलर रीजन्स में ऐसा होता है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं कि सूरज बिल्कुल ही गायब हो जाता है, फिर कुछ दिन होते हैं कि हर वक्त सूरज रहता है। तो 13 दफ़ा इस तरह सूरज गायब होकर निकलेगा, इसका मतलब है 13 साल हो गए। तो वो सेहतमंद था, मजबूत था, ताकतवर था। उसने 13 साल अपनी ज़िंदगी के देखे थे। इन देयर वे ऑफ रेकनिंग टाइम, और ये उनका तरीका था वक्त के अंदाज़ा लगाने का। रेकनिंग, अंदाज़ा लगाना, समझना। For each winter, the sun leaves the land in darkness, and the next year a new sun returns so that they may be warm again. अभी कहानी बताने का अंदाज़ है, साइंटिफिकली नहीं बता रहे हैं, बल्कि जिस तरह से कहानियाँ सुनाई जाती हैं उस तरह से, उस अंदाज से ये सुना रहे हैं। तो क्योंकि हर सर्दियों में सूरज चला जाता है ज़मीन को अंधेरे में छोड़कर, और अगले साल एक नया सूरज वापस आता है ताकि वो सब दोबारा गर्म हो सके। The father of Kish had been a very brave man, but he had met his death in a time of famine when he sought to save the lives of his people by taking the life of a great polar bear. कीश के अब्बा तो थे, वो बहुत बहादुर आदमी थे, लेकिन उनका इंतकाल हो गया था, वो मर गए थे कहत के मौके पे। फेमाइन, कहत, जब खुराक का इंतज़ाम नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा लोग भूख में मुब्तला थे। When he sought to save the lives of his people, जब उन्होंने कोशिश की कि अपने लोगों की ज़िंदगियाँ बचाएं, by taking the life of a great polar bear, एक बहुत बड़े giant polar bear की ज़िंदगी लेने की कोशिश की उन्होंने ताकि अपने लोगों की जान बचा सकें। In his eagerness, he came to close grapples with the bear. और अपनी इस ईगरनेस में, ईगरनेस मतलब उनको जो इस बात की एक जल्दी थी इस काम की, अपनी जल्दबाजी में कह लें, अपनी इस ख्वाहिश, ये ख्वाहिश बहुत ज़्यादा थी उनके अंदर, उस ख्वाहिश के तहत वो क्लोज ग्रैपल्स मतलब हाथापाई की नौबत आ गई थी। इतना करीब बेयर के साथ वो सामने आ गए थे मुकाबले में कि हाथापाई की नौबत आ गई थी बेयर साहब। बेयर ज़ाहिर है इतना ताकतवर होता है, इतने बड़े बड़े उसके नाखून होते हैं और दांत होते हैं, उससे अगर आप हाथापाई करेंगे तो फिर तो आप गए। एंड हिज बोन्स वर क्रश्ड, और उनकी हड्डियां जो हैं वो, उसका चूरा हो गया था, सुरमा बन गया था। बट द बेयर had much meat on him and the people were saved. लेकिन उस भालू के ऊपर काफ़ी गोश्त था, मतलब वो लड़ाई के अंदर भालू भी ज़ख्मी होकर मर गया होगा और इसके वालिद भी मर गए होंगे। तो भालू पे बहुत गोश्त था और लोग बच गए थे वो गोश्त खा के। कीश वॉज हिज ओनली सन, कीश उनका अकेला इकलौता बेटा था। एंड आफ्टर दैट कीश लिव्ड अलोन विद हिज मदर, उसके बाद कीश अपनी अम्मी के साथ अकेला रहता था। बट द पीपल फॉरगॉट द डीड ऑफ हिज फादर, लोग उसके अब्बा का जो अमल था वो भूल गए। एंड he being but a boy with only his mother, they too were swiftly forgotten, and ere long came to live in the meanest of all the igloos. तो लोग जो हैं वो भूल गए उसके वालिद का जो इतना ज़बरदस्त काम था, अमल था, डीड, एक्शन। और वो चूँकि इकलौता बेटा था और इसकी एक ही माँ थी, मतलब दो ही मासूम लोग थे। दे टू वर स्विफ्टली फॉरगॉटन, बहुत जल्दी ही वो भी भुला दिए गए कि ये कोई इंपॉर्टेंट लोग हैं, हमें इनका ख्याल रखना है।
And before long came to live in the meanest of all the igloos. और सबसे बेकार ख़राब सा जो इग्लू था उस पर वो बेचारे रहने लगे. It was at a council one night in the big igloo of Klosh Kwan, the chief, that Keith showed the blood that ran in his veins. काउंसिल की मीटिंग, काउंसिल वो इलाके के बड़े बड़े लोग मिल के बैठते होंगे किसी इग्लू में, बड़े से इग्लू में. एक रात को काउंसिल की मीटिंग थी, जो बड़ा इग्लू था चीफ का, इलाके के चीफ का, जिसका नाम क्लॉश कॉन था. कीश ने ये दिखाया, कीश ने ये बताया लोगों को कि उसकी रगों में किसका खून दौड़ता है. मतलब कोई ऐसी बात की जो आगे आएगी, जिससे लोगों को अंदाज़ा हुआ कि ये एक बहादुर बाप का बेटा है. With the dignity of an elder, he rose to his feet and waited for silence. जैसे कि कोई बड़ा सरदार हो, उसकी तरह से वो खड़ा हुआ और उसने इंतज़ार किया कि सब खामोश हों. डिग्निटी का भरम कह सकते हैं, एक बड़े सरदार के भरम के साथ वो खड़ा हुआ, हालांकि वो लड़का था. It is true that the meat be apportioned me and mine, he said, but it is oft times old and tough, this meat. It is said that Bok, my father, brought home more meat than any of the two best hunters, that with his own hands he attended to the division of it, and saw to it that the last old woman and the last old man received fair share. क्या कह रहे हैं कि ये बात दुरुस्त है कि मुझे भी मिलता है अपोर्शन, मतलब हिस्सा मिलता है मुझे और मेरे, अब मी एंड माइन मतलब मुझे और मेरे घर वालों को, यानी मेरी अम्मा को. लेकिन अक्सर वो गोश्त जो मिलता है वो बासी होता है और सख्त होता है. और ये कहा जाता है कि बॉक, जो कि इसके अब्बा का नाम था, मेरे बाप के ज़माने में मेरा बाप इतना गोश्त लाता था कि दो बेहतरीन शिकारियों से ज़्यादा ज़्यादा गोश्त लेके आता था वो. और अपने हाथों से वो इस बात का ध्यान रखता था कि उस गोश्त की तकसीम हो, और इस बात का एहतमाम करता था कि जो बूढ़ी औरतें या बूढ़े मर्द होते थे उनको बराबर से हिस्सा मिले. द हंटर्स ग्रिजल्ड एंड ग्रे वर अगास्ट. जो हंटर्स थे, अब वो ग्रिजल्ड और ग्रे जो है वो उनके कुछ उनकी सिचुएशन, उनकी फिजिकलिटी को बता रहे कि उनके बाल बड़े बड़े से थे और कुछ अधेड़ उम्र के हो गए थे वो. तो वो थोड़ा सा शॉक में आ गए. They were aghast, they were shocked. The like had never been known before. इस तरह की बात पहले कभी नहीं की गई. The child that talked like a grown man. कि एक बच्चा इस तरह से बात करे जैसे कि कोई बड़ा आदमी, बड़ी उम्र का जवान आदमी बात कर रहा हो. And said harsh things to their very faces. और इतनी सख्त बातें इनके मुंह पे ही कह दी उसने. ना ना, the men cried. Put the child to bed. बच्चे को सुला दो, ये बेचारा ख्वाब देखना चाहता है. He is no man that he should talk to men and greybeards. ये कोई आदमी जवान नहीं है, मर्द नहीं है कि ये बड़े लोगों से बात करे. ग्रे बियर्ड मतलब अधेड़ उम्र के लोग. He waited calmly till the uproar died down. उसने इंतजार किया बड़े सुकून से जहाँ तक के जो ये शोर वो है ख़त्म हो जाए. Thou hast a wife, or Gluck, he said, and for her dost thou speak, and thou too, Masuk, a mother also, and for them dost thou speak. My mother has no one, save me. We should have meat in plenty so long as there be meat in plenty in the tribe. I, Kish, son of Bok, have spoken. ये स्टाइल होगा वहाँ पे बात करने का कि उसने ओग्रुक जो था उससे कहा कि तुम्हारी तो एक बीवी है. दाऊ का मतलब तुम्हारी, हास्ट का मतलब है, दाऊ हैस्ट तुम्हारी है, तो तुम्हारी तो एक बीवी है, तुम उसके लिए बात कर रहे हो. एंड फॉर हर डोस्ट दाउ स्पीक, और तुम उसके लिए बात कर रहे हो, तुम उसके लिए कह रहे हो, मतलब तुम उसको बचाना चाहते हो कि बस उसको जो मिल रहा है बस वो मिलता रहे, बाकी जाए भाड़ में. एंड दाउ टू मसूक, और मसूक तुम भी. आ मदर ऑल्सो, तुम्हारी अम्मा भी है. एंड फॉर दम दाउ दोस्त दाउ स्पीक, और तुम उनके लिए बात करते हो कि उनको मिलता रहे जो भी मिलना है,
उनको खाना वक्त पे मिल जाए, उनको पूरा हिसाब किताब हो जाए उनका, हमारा तो कोई ख्याल नहीं है। माई मदर हैज़ नो वन, मेरी अम्मा का तो कोई भी नहीं है सेव मी सिवाय मेरे। तो मुझे ही बात करनी पड़ेगी, कहने का मकसद है कि मैं जो इतना बढ़ चढ़ के बोल रहा हूँ तो मुझे अपनी माँ के लिए बोलना पड़ेगा ना। तुम अपनी बीवी के लिए खुद बोल लेते हो, तुम अपनी माँ के लिए खुद बात कर लेते हो, लेकिन मेरी माँ के लिए कौन बात करेगा, तो मुझे ही करनी पड़ेगी, कोई मर्द तो और है नहीं। और हमें भी मुनासिब गोश्त मिलना चाहिए, जब तक कि गोश्त ट्राइब में मौजूद है, मुनासिब गोश्त सबको मिल रहा है, तो हमें क्यों नहीं मिल रहा। तो मैंने सन ऑफ बॉक, मैंने जो है वो अपनी बात कह दी। That a boy should speak in council, old Ogok was mumbling. एक बच्चा जो है वो काउंसिल में आके बात करेगा, अच्छा। जो ओग्लोक जो उनका सरदार था वो बड़बड़ा रहा था। द एंगर बॉइल्ड अ वाइट हीट, वाइट हीट जो होती है वो बहुत तेज़ गर्म होती है, तो सब में बड़ा ठीक ठाक गुस्से की वजह से गर्म हो गए लोग। दे ऑर्डर्ड हिम टू बेड एंड थ्रेटन्ड दैट ही शुड हैव नो मीट एट ऑल। उन्होंने उसको कहा जाओ तुम अपने घर जाओ, और उसको धमकी दी कि फिर वरना तुम्हें गोश्त बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। कीश's eyes began to flash, कीश की आंखें जो है ना वो चमकने लगी। एंड द ब्लड टू पाउंड डार्कली अंडर हिज स्किन, और खून जो है ना वो तेज़ रफ्तारी से और गुस्से से। अब यहाँ डार्कली का मतलब अंधेरा नहीं है, बल्कि यहाँ डार्क मूड को रेफर किया जा रहा है। तो उसका जो है वो बड़ा गुस्से वाला सा मूड था, जिसकी वजह से उसका खून जो है वो तेज़ रफ्तारी से चल रहा था, यानी दिल धड़क रहा था तेज़ तेज़। हेयर मी ये मैन, लोगों मेरी बात सुन लो, ही क्राइड, उसने चिल्ला कर कहा। बॉक माई फादर वॉज अ ग्रेट हंटर, मेरे अब्बा बॉक बड़े ज़बरदस्त शिकारी थे। आई टू शैल गो एंड हंट, मैं भी जाऊंगा शिकार करूंगा। एंड द डिवीजन ऑफ दैट विच आई किल शैल बी फेयर, और जो मैं पकड़ के लाऊंगा, जो मैं शिकार करके लाऊंगा, उसके हिस्से इंसाफ से होंगे। एंड नो विडो और वीक नॉर वीक वन शैल क्राई इन द नाइट, एंड नो विडो नो वीक वन शैल क्राई इन द नाइट, ना कोई बेवा ना कोई मजलूम जो है वो कमज़ोर, वो रात को रोएगा भूख के मारे। द नेक्स्ट डे ही वेंट फोर्थ अलॉन्ग द श्योर लाइन, अगले दिन वो आगे गया जो समंदर के किनारे किनारे उनके इलाके में था। ही कैरीड हिज बो विद अ गुडली सप्लाई ऑफ बोन बार्ब्ड एरोज, उसके पास की बो थी, कमान थी, और उसके पास काफ़ी सारे मौजूद थे बोन बार्ब्ड एरोज, ऐसे तीर जिनके अंदर हड्डियों की मदद से कांटे लगाए गए थे। एंड हिज फादर्स बिग हंटिंग स्पीयर, और उसके अब्बा का बड़ा सा नेज़ा जिससे को शिकार किया करते थे। एंड देयर वाज लाफ्टर एंड मच टॉक एट द इवेंट, और लोग बड़ा हंसे और खूब बातें बनाई लोगों ने इस मौके पर। इट वॉज एन अनप्रेसिडेंटेड अकरेंस, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था ऐसा काम। अनप्रेसिडेंटेड जिसकी मिसाल मौजूद ना हो, अकरेंस कोई चीज़ होना। Never did boys of his tender age go forth to hunt, much less to hunt alone. इससे पहले कभी इस उम्र के बच्चे शिकार पे नहीं जाते थे, और ये तो बहुत दूर की बात, शिकार पे जाना, अकेले शिकार पे जाना तो बिल्कुल ही सवाल ही नहीं पैदा होता था। Early next morning, Kish strode into the village. अगली सुबह कीश वापस अपने गांव आया। Across his shoulder he bore a burden of fresh killed meat. उसके कंधों पे जो है वो ताज़ा ताज़ा शिकार का बोझ था। Go ye men with the dogs and sledges and take my trail for the better part of a day's travel. वो लोगो जाओ तुम अपने कुत्तों उत्तों को, स्लेजेस स्लेजेस होती है ना जिसको बर्फ़ पे चलाते हैं और कुत्ते उनको खींचते हैं, वो गाड़ियाँ होती हैं उनकी, उस पर बैठ के वो जाते हैं, उसको कुत्ते खींचते हैं। कुत्ते इसलिए कि भारी जानवर को अगर बर्फ़ पे चलाएंगे तो वो धंस जाएंगे भारी जानवर बर्फ़ में, और कहीं कहीं बर्फ़ की शीट पतली होती है तो उनके वजन से टूट जाएगी। तो कुत्तों के पॉज जो होते हैं वो सॉफ्ट भी होते हैं, और बर्फ़ में वो अच्छे से पूरी उनकी टीम मिलके जो है स्लेज को खींचती है। तुम जाओ अपने, और मेरे ट्रेल जो मैंने रास्ता छोड़ा है जिस रास्ते में चलता हुआ उसको फॉलो करो, तकरीबन पूरा एक दिन का सफ़र करना। देयर इज़ मच मीट ऑन द आइस, अ शी बियर एंड टू हाफ ग्रोन कब्स, एक मादा बेयर है और उसके दो आधे बड़े हुए बच्चे, वो पड़े हैं वहाँ पे, जाके ले लो गोश्त। एंड ही पास इन टू हिज इग्लू एंड एट प्रोफाउंडली, तो उसके बाद वो अपने इग्लू में चला गया और खूब दिल भर के खाया। एंड आफ्टर दैट ही स्लेप्ट फॉर 20 रनिंग आवर्स, उसके बाद वो 20 घंटे तक सोता रहा। देयर वॉज मच डाउट एंड डिस्कशन, काफ़ी इस पर
लोगों को शक था और काफ़ी बात हुई। द किलिंग ऑफ अ पोलर बेयर इज़ वेरी डेंजरस। पोलर बेयर को मारना तो काफ़ी ख़तरनाक था, बट थ्राइस डेंजरस इट इज़ टू किल अ मदर बेयर विद हर कब्स। लेकिन 3 गुना ज़्यादा ख़तरनाक था किसी मदर बेयर को मारना, वो भी उसके बच्चों के साथ। The men could not believe that the boy Kish single-handed had accomplished so great a marvel. लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि एक छोटा सा बच्चा जो है उसने अकेले ही इतना अजीम मार का सर किया। Thus began the mystery of Kish. उसके बाद लोगों को कीश के बारे में तजस्सुस पैदा हुआ। On his very next trip he killed a young bear and on the trip following a large male bear and his mate. अगले ही ट्रिप में उसने एक जवान बेयर को मारा और फिर उससे अगले उसमें बड़ा सा बेयर था, मेल बेयर, और उसकी जो मेट थी, दोनों दोनों को मार दिया। There was talk of witchcraft in the village. He hunts with evil spirits, some of the people contended. फिर लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी कि कुछ जादूगरी इन्वॉल्व है इसमें, कोई जादू वादू करता है। तो वो जो है कोई चुड़ैलों वुड़ैलों भूतों के साथ जो है वो शिकार करने जाता है। कुछ लोगों ने अपने ख्याल का इजहार किया। Nonetheless his success continued. बाहर कैफ उसकी जो कामयाबी थी वो जारी रही। एंड इन द डिवीजन ऑफ द मीट ही वाज जस्ट, और गोश्त की तकसीम में वो इंसाफ से काम लेता था। एंड बिकॉज ऑफ दिस एंड ऑफ हिज मेरिट्स एज अ हंटर ही वाज लुक्ड अपॉन विद रिस्पेक्ट एंड इवन ऑ। और इसी वजह से और उसकी जो सलाहियत थी शिकारी होने की हैसियत में, उसको बड़ी रिस्पेक्ट से देखते थे लोग, बड़ी इज्जत से देखते थे। यहाँ तक कि इवन उसको ऑ से, ऑ का मतलब होता है कि रेवरेंस के साथ देखना, किसी को अपना इस हैरत के साथ देखना कि इसको कहते हैं अंगिश्त बदलना, कि जी उसके लिए दिल में बड़ी मोहब्बत के जज्बे के साथ उसको देखना। तो एंड देयर वाज टॉक ऑफ मेकिंग हिम चीफ आफ्टर ओल्ड क्लॉशकॉन, और बात चल रही थी कि इसको ही चीफ बना देंगे हम क्लॉशकॉन के बाद। आई एम माइंडेड टू बिल्ड मी एन इग्लू। मेरा ख्याल है कि मैं अपने लिए अब इग्लू बनाऊंगा एक। ही सेड वन डे टू क्लॉशकॉन एंड अ नंबर ऑफ हंटर्स, इट शैल बी अ लार्ज इग्लू। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने लिए इग्लू बनाऊंगा, उसने एक दिन क्लॉशकॉन से कहा, और मजीद वहाँ हंटर्स जो मौजूद थे उनसे कहा, और एक बड़ा इग्लू होगा वेन इकीगा एंड आई कैन ड्वेल इन कम्फर्ट, जहाँ मेरी माँ इकीगा और मैं सुकून से रह सकेंगे। बट माई बिजनेस इज़ हंटिंग एंड इट टेक्स ऑल माई टाइम, लेकिन मेरा काम तो शिकार करना है, उसमें मेरा सारा वक्त लग जाता है। सो इट इज़ बट जस्ट दैट द मेन एंड वेमेन ऑफ द विलेज हु ईट माई मीट शुड बिल्ड मी माई इग्लू। तो ये बिल्कुल इंसाफ की बात होगी कि जो लोग मेरे लाया हुआ गोश्त खाते हैं वो मेरे लिए वो इग्लू बना के दें। एंड द इग्लू वॉज बिल्ट अकॉर्डिंगली, और उसी हिसाब से इग्लू बनाया गया। कीश एंड हिज मदर मूव्ड, एंड कीश और उसकी अम्मी उसमें मूव कर गया, उसमें पहुँच चले गए, उसमें बस गए जाके। एंड इट वाज द फर्स्ट प्रॉस्पेरिटी शी हैड एंजॉयड सिंस द डेथ ऑफ बॉक, और ये पहली दफ़ा कुछ खुशहाली के दिन देखे थे उसने अपने शौहर बॉक के इंतकाल के बाद। नॉर वॉज मटीरियल प्रॉस्पेक्ट nor was material prosperity alone hers. She came to be looked upon as the first woman in all the village. और जो मटेरियल प्रॉपर्टी थी, प्रॉस्पेरिटी थी, यानी वो जो आसाइशें थी, वो जो ज़िंदगी के सुकून थे, सिर्फ यही नहीं थे उसके, बल्कि पूरे गांव में लोग उसको ऐसा देखते थे जैसे कि वो कोई मलिका हो, फर्स्ट वुमेन, किसी सदर की माँ या बहन या बीवी। तो but it was the mystery of Kish's marvelous hunting took chief took chief place in all their minds. सबसे जो अहम जगह थी उनके दिमागों में, सबसे ज़्यादा जो बातें वो सोचते थे वो ये थी कि कीश कैसे हंटिंग करता है। एंड वन डे उगलुक टेक्स्ट हिम विद द विच क्राफ्ट टू हिज फेस, और एक दिन इल्ज़ाम लगाया उगलुक ने कि तुम जादू का इस्तेमाल करते हो, उसके मुंह पे ही कह दिया। इज नॉट द मीट गुड, कीश मेड आंसर। कीश ने जवाब दिया, क्या जो मैं गोश्त आता हूँ ठीक नहीं होता? हाउ डोस्ट दाउ नो दैट विच क्राफ्ट बी कंसर्न्ड, तुम ये कैसे कह सकते हो कि इस मामले में जादूगरी की इन्वॉल्वमेंट है? और दाउस डो गस्ट इन द डार्क,
क्या तुम अंधेरे में तीर चला रहे हो, अंधेरे में अंदाजे लगा रहे हो, टामक टोइयां मार रहे हो? और ग्लुक विड्रू डिस्कम्फिटेड, और वो चूंकि जवाब ना बन पाया तो ग्लुक जो है उसने अपनी बात वापस ले ली. बट इन द काउंसिल वन नाइट इट वॉज डिटरमाइंड टू पुट स्पाइज ऑन हिज ट्रैक. लेकिन काउंसिल में एक दिन मीटिंग हुई और ये तय पाया कि इसके पीछे जो है वो जासूस भेजे जाएं. So on his next trip, Bim and Bon, two young men and of hunters, the craftiest, followed after him. दो नौजवान आदमी अगले ट्रिप पे बिम और बॉन, जो कि सबसे चालाक शिकारी थे उनमें से, उन्होंने इसका पीछा किया. टेकिंग केयर नॉट टू बी सीन, इस बात का ख्याल रखा कि उसको वो देखे ना जाएं. आफ्टर 5 days they returned, their eyes bulging and their tongues are tremble. 5 दिन बाद वो वापस आए, उनकी आंखें बाहर को उबली हुई थी, उनकी जबान जो है वो थरथरा रही थी, कांप रही थी, लरज रही थी, बात नहीं की जा रही थी उनसे. द काउंसिल वॉज हेस्टली कॉल्ड इन क्लॉशकॉन्स ड्वेलिंग एंड बिम टुक अप द टेल. मुझे काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई क्लॉशकॉन के घर में, और बिम ने कहानी शुरू की. ब्रदर्स वी जर्नीड ऑन द ट्रेल ऑफ कीश. भाइयों हम कीश के पीछे पीछे गए. एंड मिड डे ऑफ द फर्स्ट डे ही पिक्ड अप अ ग्रेट ही बेयर. और पहले दिन के दोपहर के वक्त उसने जो बड़ा सा मेल बियर जो है उसको सेलेक्ट किया. येट द बियर वॉज नॉट इंक्लाइन टू फाइट. भालू उससे लड़ने के लिए तैयार ही नहीं था. कीश वेरी मच अनअफ्रेड शाउटेड हार्श वर्ड्स आफ्टर द बियर एंड वेव्ड हिज आर्म्स अबाउट. कीश ने जो है वो बिल्कुल बेखौफ था और चिल्ला रहा था, और बड़े सख्त अल्फाज में उसको बियर को कि वो उससे उठ खड़ा हुआ और लड़े उससे, और अपने हाथ हिला रहा था. Then did the bear grow angry, और फिर बेयर को गुस्सा आ गया. And rise up on his hind legs and growl. और बेयर जो है वो गुस्से में आ गया, अपनी पिछली टांगों पर खड़ा होकर उसने वो दौड़ा, वो चीखा बेयर. बट कीश वॉक राइट अप टू द बेयर. लेकिन कीश बेयर तक चला गया, आगे बढ़ गया. एंड द बेयर टुक आफ्टर हिम एंड कीश रन अवे. और बेयर ने उसका पीछा करने की कोशिश की, फिर कीश भागा. बट एज ही रैन ही ड्रॉप्ड लिटिल राउंड बॉल्स ऑन द आइस. जैसे जैसे भागता गया वो छोटी छोटी गोल सी बॉल जमीन बर्फ पे गिराता गया. एंड द बेयर स्टॉप्ड एंड स्मेल्ड देम देन swallowed them up. तो बेयर जो है वो रुका, उसने उनको सूंघा और फिर उनको निगल लिया. विद आवर ओन आइज वी सॉ इट एंड द बॉन अफर्म्ड. बॉन ने भी इस बात की हामी भरी कि हाँ ये सही कह रहा है, हमने अपनी आंखों से देखा. And this continued until the bear stood suddenly upright and cried aloud in pain. और ये उस वक्त तक जारी रहा जब तक कि बेयर अचानक से अपने दो पैरों पर खड़ा हुआ और चिल्लाने लगा दर्द से. And thrashed his four paws madly about. और अपने आगे के पंजों को बड़ी पागलपन के अंदाज में वो मारने लगा. Witchcraft, Oglok suggested. और ये तो जादू लगता है, ओग्लुक ने कहा. I know not, Bond replied. मैं कुछ कह नहीं सकता, बॉन्ड ने कहा. After a while the bear grew weak and tired and he went off along the shore ice. कुछ देर बाद जो भालू था वो कमजोर पड़ गया और थक गया, और वो किनारे के साथ साथ जाके चला गया. Sitting down ever and again to squeal and cry. और फिर बैठ गया और फिर मजीद दोबारा वो चिल्लाने चीखने लगा. And Kish followed after the bear. और कीश भालू के पीछे पीछे गया. And for that day and 3 days more we followed Kish. उस दिन और 3 मजीद दिन हमने कीश का पीछा किया. By this time the bear was quite sick. इस वक्त तक बेयर काफ़ी बीमार हो गया था. And could crawl no further. और मजीद चल भी नहीं सकता था, घिसट भी नहीं सकता था. So Kish came up close and speared him to death. तो कीश उसके करीब गया, उसको नेज़ा मार के ख़त्म कर दिया. And then क्लॉशकॉन डिमांडेड. उसके बाद क्या हुआ? Then we left Kish skinning the bear and came running. उसके बाद हमने कीश को छोड़ दिया जब वो भालू की खाल उतार रहा था, और भागते वापस आ गए. And in the afternoon of that day when Kish arrived, a messenger was sent to him. फिर उस दोपहर को जब कीश वापस आया तो एक मैसेंजर एक भेजा गया उसको बुलाने के लिए. bidding him come to the council कि तुम काउंसिल पहुंचो. but he sent reply saying that he was hungry and tired, also that his igloo was large and comfortable and could hold many men. लेकिन उसने जवाब भेजा कि वो भूखा भी है, थका भी है, और उसका इग्लू काफ़ी बड़ा है, उसमें काफ़ी लोग आ सकते हैं.
And curiosity was so strong on the men that the whole council rose up and went to the igloo of Kish. और लोग इतने तजस्सुस का शिकार थे कि सबके सब उठे और एक कीश के इग्लू में चले गए. He was eating but he received them with respect. वो खाना खा रहा था लेकिन सबको इज्जत के साथ उसने रिसीव किया. खुशामदीद कहा. Toshkon recited the infamous information brought by Bim and Bond. Toshkon ने वो सारी बातें बताई जो बिम और बॉन्ड ने कही. And at its close said, और उसके आखिर में उसने कहा, so explanation is awaited. O Kish, O thy manner of hunting, is there witchcraft in it? तो अब हमें जवाब चाहिए है. ओ कीश, क्या तुम्हारे शिकार के अंदाज में तुम जादू का इस्तेमाल करते हो? कीश looked up and smiled. कीश ने ऊपर देखा और मुस्कुराया. Nay, O Clash Khan, it be headcraft, not witchcraft. ये तो मैं दिमाग का इस्तेमाल करता हूँ, जादू का नहीं. He picked up a thin strip of whalebone and showed it to them. उसने whale की हड्डी पतली सी एक उठाई, वो उनको दिखाई. The ends were sharp as needle points. उसकी जो कोने थे वो बिल्कुल सुइयों की तरह से तेज थे. The strip he coiled carefully till it disappeared in his hand. Then suddenly releasing it, it sprang straight again. He picked up a piece of blubber. उस स्ट्रिप को, वो जो पट्टी थी वेल की मछली की हड्डी की, उसको उसने गोल गोल घुमाना शुरू किया तो वो मुड़ गई, गोल घूम गई और उसके हाथ में गायब हो गई. ठीक है, वो स्ट्रेट थी, ऐसी नोकीली सी, ऐसे करके नोकीली सी थी, यहाँ पे नोक निकली हुई थी, ऐसी हड्डी थी. उसने इसको गोल घुमाया तो ये गोल गोल घूम गई. लेकिन जब उसने उसको वापस छोड़ा, देन सडनली रिलीजिंग इट, और फिर अचानक से जब उसको छोड़ा तो इट स्प्रैंग राइट स्ट्रेट अगेन, तो वो दोबारा से स्ट्रेट हो गई. ही पिक्ड अप अ पीस ऑफ ब्लबर, तो उसने एक ब्लबर का, एक रबर के टुकड़े का, मतलब एक चमड़ा सा, एक चर्बी सी उठाई. सो ही सेड, वन टेक्स अ स्मॉल चंक ऑफ ब्लबर एंड thus मेक्स इट hollow. एक छोटा सा चंक उठाएं आप चर्बी का और उसको अंदर से हॉलो कर लें, उसको अंदर से खाली कर लें. देन इनटू द हॉलो गोज द व्हेल बोन, सो टाइटली कॉइल्ड. और फिर इसके अंदर व्हेल बोन को ऐसे घुमा के रख दें कि ये बंद हो जाए. बंद हालत में रखें, खुली हालत में नहीं, गोल घुमा के बंद हालत में इसको रखें. एंड अनदर पीस ऑफ ब्लबर इज फिटेड ओवर द व्हेल बोन, और फिर दूसरी तरफ से भी एक चर्बी का टुकड़ा उसके ऊपर लगा दें. आफ्टर दैट इट इज पुट आउटसाइड वेयर इट फ्रीजेस इनटू अ लिटिल राउंड बॉल. फिर इसको बाहर रख दें कि ये सूख जम के एक बॉल बन जाए गोल सी. The bear swallows a little round ball, the blubber melts, the whalebone with its sharp end stands out straight. The bear gets sick, and when the bear is very sick, why, you kill him with a spear. It is quite simple. तो आप इस बॉल को बाहर रख दें, जम जाएगी, तो उसके बाद आप इसको ले जाएं और बेयर ये बॉल खा लेगा क्योंकि ये चर्बी की सी बनी हुई है, उसको सूंघने में सही लगेगी. जब ब्लबर मेल्ट करेगा तो जो वेल बोन है वापस खुल जाएगी. वो खुलेगी तो नोकीली है, वो उसके हलक में जाके फंस जाएगी, जिससे बेयर बीमार होगा, तकलीफ में होगा. फिर आखिरकार आप उसको मार दें. बहुत आसान सी बात है. एंड ग्लुक सेड ओ, एंड क्लॉशकॉन सेड आ, एंड ईच सेड समथिंग एंड ऑल अंडरस्टूड. सभी ने कुछ ना कुछ ऐसी बात कही और उनको समझ में आ गई. एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ कीश, और ये है कीश की कहानी. हु लिव्ड लॉन्ग अगो ऑन द रिम ऑफ द पोलर सी, क्योंकि बहुत अरसे पहले पोलर सी के किनारे पर रहता था. बिकॉज ही एक्सरसाइज हेड क्राफ्ट नॉट फिश क्राफ्ट, क्योंकि उसने दिमाग का इस्तेमाल किया, जादू का नहीं. ही रोज फ्रॉम द मीनेस्ट इग्लू टू बी हेड मैन ऑफ हिज विलेज. वो बेचारे सबसे बेकार से, टूटे फूटे से इग्लू से निकल के अपने विलेज का सरदार बन गया. एंड थ्रू ऑल द ईयर्स दैट ही लिव्ड, इट इज़ रिलेटेड, हिज ट्राइब वॉज प्रॉस्परस. और जितने भी साल वो रहा जिंदा, ये कहा जाता है कि उसका कबीला बहुत खुशहाल रहा. एंड नाइदर विडो नो वीक वन क्राइड अलाउड इन द नाइट बिकॉज देयर वॉज नो मीट. और ना कोई बेवा, ना कोई कमज़ोर रात में रोता था कि खाने को कुछ नहीं है. तो ये जैक लंदन साहब की लिखी हुई कहानी में से एक कहानी हमने देखी. क्वेश्चंस देख लेते हैं. अब आप लोग तो माशाल्लाह इतने समझदार और बड़े हो गए हैं, बेसिक सवालों के जवाब तो आप खुद ही लिख लेते हैं. हाउ वाज द स्टोरी ऑफ कीच रिमेंबर्ड, ये बहुत आसान है, टेक्स्ट में मौजूद है इसका जवाब. व्हाट डज द ऑथर मीन इन पैराग्राफ 3 बाय ही हैड सीन 13 सन्स, व्हाई ओनली 13? बिकॉज after the darkness of winter, when the sun rose again, it was considered as
that son was a new son. So they are saying that he had seen 13 suns. It means 13 times the sun came out after winter, which means he was 13 years old. Who was Bok and how did he die? The Bok was the father of, ये तो basic सी बात है ना, father of Kish, and he died while fighting a bear. What complaint did Kish make at the council? Kish complained that he and his mother were not getting, ये तो आप कर लेंगे ना, enough food. How did the men react to Kish's statement? ये भी बहुत आसान सी बात है, ये सारा कुछ टेक्स्ट में ही एग्जैक्टली मौजूद है. What did Keats resolve to do and why Keats resolved to, क्योंकि did है तो ये तो बात भी आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए कि Keats resolved to go for hunting himself. क्यों? क्योंकि लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उसकी माँ का ख्याल नहीं रखते थे. What had Kish been doing to make him sleep for 20 hours? Kish had been walking down the ice, hunting bears. It was a very tough job. That is why when he came back, he slept for 20 hours. Who was sent to follow Kish? ये भी आसान है. In what way did Uglok tax Kish? किस तरह से उसने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया? तो आप कहेंगे कि बता देंगे कि उसको विचक्राफ्ट का इल्ज़ाम लगाया. What was Kish's headcraft? तो किस तरह से उसने शिकार का तरीका बनाया था, पूरा तरीका यहाँ लिख सकते हैं. मुश्किल सवालों को देखने में कुछ मज़ा आता है. What impression do you get from the life of the people of this region? Is it hard life? In which phase it is hard? Yes, it is a very hard life. They can't grow any crops because it is cold all the time. They don't have anything to eat other than the fish they catch or the meat they get of the polar bears or other animals. And it is very difficult to even take a bath in that region because they don't have enough wood to light fires. इस तरह से आप थोड़ा सा खुद रिसर्च कर सकते हैं पोलर रीजन्स के ऊपर ज़िंदगी कितनी मुश्किल है. Describe Kish's hunting method. What other methods of hunting are there and how are they different from Kish's method? और क्या तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं. So you could write there's a method like we could hunt bears or other animals through spears or bow and arrows. Nowadays we have guns and rifles which are much more easier to use and more efficient. तो कुछ इनका तस्करा हमने कर दिया. ठीक है जी, तो कहानी आपने सुन ली, मज़ेदार सी. वाइट फैंग भी अगर मौका मिले तो पढ़िएगा, आपको और मज़ा आएगा पढ़ के. इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.